दोस्तों जैसा कि हम लोग लगातार जो है वो नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं और बहुत ही आसान हम लोग देख रहे हैं, आसान भाषा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान भी रहता है अगर थोड़ा-सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम कर दें, तो हमारा जो आंसर होता है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो हमने शुरू से सोचा कि कोई भी टॉपिक हो उसको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे कि हम लोग पहले 10 क्वेश्चन शुरू किए हैं, 90 से हम 100, 100 से 110, आज हम लोग 111 से ले जाएँगे 20 तक। देखिए जो क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक सही नहीं हो पाएगा, ठीक है? आइए देखते कैसे। तो कोई यहाँ पे बता रहा है कि गिवन बिलो द स्टेज इन विच द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस। क्लियर है? तो ध्यान रखने वाली बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक होता है गैमेटोफिटिक स्टेज, एक होता है स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज टेरिडोफाइट में होता है प्रोथैलस और अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो उसमें होता है प्रोटोनीमा। क्या होता है? प्रोटोनीमा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर चूँकि टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं तो टेरिडोफाइट की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? एक दिया प्रोथैलस स्टेज, एक होता है मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट। इस समझ लो कि कौन बनेगा करोड़पति, तरह से क्वेश्चन आपको क्रम से लगाना है और एक क्रम से तभी लग पाएगा जब से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप देखेंगे तब हो पाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रोथैलस, मियोसिस। आपको पता है कि प्रोथैलस बनता कैसे? प्रोथैलस कैसे बनता है? जब उसमें होती है मियोसिस और मियोसिस बनता है स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल जो होता है उसमें जब मियोसिस होगी तो जो स्पोर रहेगा वो बनाएगा प्रोथैलस और जब प्रोथैलस बन जाएगा तो उसके अंदर जो होता है वो बनेगा आर्चिगोनिया और एंथीरिया बनेगा। पता है जो आपका आर्चिगोनिया है वो फीमेल पार्ट है और जबकि एंथीरिया जो आपका मेल पार्ट होता है और जो आर्चिगोनिया है उसमें एक होता है और जो आपका एंथीरिया है वो बनाएगा एंथेरोजॉइड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा कि मियोसिस, पहले क्या होगा? मियोसिस होगा और मियोसिस बाद बनेगा आपका प्रोथैलस और प्रोथैलस के बाद आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथीरिया और इसके बाद जब एंथीरिया आर्चिगोनिया बन जाएगा तो वहाँ पे जो एंथेरोजॉइड होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो दोनों मिलकर कर लेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगर एक क्रम आपका याद है इसका जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा BADEC। बी बोले तो मियोसिस, ए बोले तो प्रोथैलस बना और डी देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया और इसके बाद ई क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा और लास्ट में सी क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आखिर ये क्रम कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया, यानी इसका आंसर आपका क्या हो गया? ए। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इधर से बढ़ोगे तो आपका गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा होता है, उधर गैमेटोफिटिक स्टेज कम होता है। तो अभी इसी को ब्रायोफाइटा हो जाता तो सिर्फ प्रोथैलस को हम चेंज करके कर देते प्रोटोनीमा। क्या करते हैं? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा नहीं तो पूरा क्रम यही हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन और भी प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, इतना प्यारा है कि हम बता नहीं सकते हैं। क्यों प्यारा है? क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट बेस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको आप पहले समझें। क्या रहा है? कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाई, यानी जो कार्डियक एक्टिविटी है, यानी जो हार्ट की एक्टिविटी है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाएगी? तो इसमें देखो पहला दिया हुआ है नोडल टिश्यू। क्या दिया हुआ है? नोडल टिश्यू दिया हुआ है, जो आपका नोडल टिश्यू या न्यूरल टिश्यू बोल सकते हो। दूसरा दिया स्पेशल न्यूरल सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर दिया एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स और डी दिया है एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। ये 4 पॉइंट दिया है जिसमें से पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नोडल टिश्यू एकदम 100% सही है और दूसरा भी स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। सब जानते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्टिसिपेट करता है ब्लड प्रेशर में, है ना। तो जिससे पता लगता है कि
ये हार्ट से का इनके जुड़ा हुआ है। और अब बचा सी और डी, इसमें बच्चे कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एड्रिनल जो मेडुला है वो हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन। और एड्रिनल कॉर्टेक्स को होते हैं 3 हार्मोन, एक आपको होता है मिनरेलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड और गोनाडोकार्टिकॉइड। इनका कोई मतलब नहीं हार्ट से, इसलिए ए सही, बी सही और सी सही। देखिए ए बी सी यानी पहला ही सही हो गया, वेरी गुड, बहुत सही। तो पहला ही आंसर इसका सही हो गया इस तरीके से। तो ये आपका 112 का पहला ए बी सी क्लियर है। चलिए इस क्रम को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और जब आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि और ज़्यादा सरल क्वेश्चन आ गया। आपका आ गया क्वेश्चन है आपका 113 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन कौन सा फिक्स करता है, कौन कौन सा नहीं। तो ये मान चलिए क्या जानकारी हमको होना चाहिए। ठीक है, तो एस्टोबैक्टर का नाम सबने सुना है, ऑसिलेटोरी का नाम सुना है, एनाबिना का नाम सुना है, वॉल्वॉक्स का नाम सुना है, सबका नाम हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें से एक पता लगाना है, एक नालायक ऐसा है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें एक निकल का है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी है लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। बाकी आपका एस्टोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपका एनाबिना और जो नॉस्टॉक है, ये आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, जबकि एस्टोबैक्टर और ऑसिलेटोरिया ये आपके फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग, यानी जो आपका एनाबिना और आपका नॉस्टॉक है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और जबकि एस्टोबैक्टर और ऑसिलेटोरिया ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जबकि एनाबिना बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, एनाबिना पाया जाता है कोलेरॉइड रूट पाया जाता है, कोलेरॉइड रूट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आसान हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है, और वो है आपका 1114। आइए देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ। 1114 में बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। 1114 पहले क्वेश्चन को जब ना समझ बार बार पढ़िए। देखो क्वेश्चन है दिया हुआ कि ट्रांसफर ऑफ आरएनएस एंड राइबोसोमल आरएनएस डू नॉट इंटरैक्ट विथ यम आरएनए। क्लियर? तो ये यम आरएनए से इंटरैक्ट नहीं करता, ये बिल्कुल गलत बात। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, टी आरएनए हुआ चाहे आपका राइबोसोमल आरएनए हुआ और यम आरएनए, तीनों जब तक गले नहीं मिलेंगे तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसलिए पहला क्या हो गया आपका गलत। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ध्यान सुनो। दूसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि द आरएनए इंटरफेरेंस टेकन interference I takes place in all eukaryote ऑर्गेने एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में पूरे एक टॉपिक है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो कहते हैं कि इसको जब एक टॉपिक बहुत प्यारा है कि आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो एक तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाता है, और इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आपका जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन तो होता है लेकिन उसके बाद का प्रोसेस नहीं होता है। कैसे क्या आपको पता है कि पहले आपका होता है क्रम, क्या आपको पहले पता है क्रम आपका होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोसेस चलती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो अगर ये आ करके यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, करता क्या, कहते हैं इसके अंदर एक जो जीन डाला जाता है वो क्या करता है
वो आरएनए तो बनाता है, लेकिन आरएनए जो है इस पे, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए से आरएनए बनता है। तो इसमें जो डीएनए से दो प्रकार के आरएनए बनाता है, एक सेंस आरएनए, एक आपका सेंस और एक एंटी सेंस आरएनए। ये दोनों मिलकर बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि एम आरएनए सिंगल होता है और उसी पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया होती है, तो पैक हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, तो ये इस चीज़ को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, साइलेंस कर देगा। जैसे किसी खोपड़ी पे बंदूक लगा दो, काम नहीं करेगा, वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, यम आरएनए को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे, क्योंकि यम आरएनए पर ढेर सारे एंजाइम आएंगे, काम करेंगे, जैसे पेप्टाइड, ट्रांसफरेज सब आएगा। लेकिन चूँकि वहाँ पे यम आरएनए रहेगा ही नहीं, वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता, और वो जो भी इसके अंदर कोई इंसेक्ट उसको खाएगा और वो मर जाता है। क्लियर? इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है, हमारे यूट्यूब पर इसकी वीडियो अलग से बनी हुई है, उसको जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, यानी इसमें क्या आंसर आपको लग गया, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर लगेगा कि पहला गलत और दूसरा सही, यानी सेकंड लास्ट फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है 150। देखिए ये क्वेश्चन सब कॉन्सेप्चुअल दे दिया था, जो बंदा बेहतरीन तरीके से पढ़ा था वही कर पाएगा, नहीं तो वो लेट जाएगा, वो कर नहीं पाएगा वो। ठीक है, जैसे हम लोग को दिया हुआ है एक प्लाज्मिड बनाया हुआ, क्या बनाया, प्लाज्मिड बनाया हुआ। तो कहते हैं इन द एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एंड एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड एट EORI, यानी कह रहा है यहाँ पर एक पीस ऑफ डीएनए को ऐड कर दिया गया। कैट करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चूज टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। इसमें कौन सी लाइन सही दिख रही है। पहला दे रहा है यूजिंग एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम प्लेट, ब्लू कलर कॉलोनी। हाँ चलिए याद है, ब्लू वाइट से याद करिएगा कि एक रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एक होता है ब्लू वाइट मेथड बोलते हैं उसके, या ब्लू वाइट सिलेक्शन बोलते हैं। अगर वो रिकॉम्बिनेंट होगा तो वाइट दिखेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो वो कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा। कैसे दिखेगा, वो ब्लू दिखेगा। तो चीज़ों को समझेंगे, समझ के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। क्लियर है? आइए देखा जाए। कह रहा है कि हमने क्या, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी जीन है आप हमने एक यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई जीन डाल दिया। जब कोई जीन किसी के बगल में लगता है तो वो एरिया इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो वो उसका जो रिस्पांस है वो दिखेगा नहीं। क्लियर? यहाँ देखो साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन द एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट EORI। यहाँ पे देखो ऐड कर दिया गया, और जब यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा तो वो जो रिकॉम्बिनेंट बनाया गया था वो कैसा हो जाएगा आपका, देखा जाए उसमें आपको उसको इंसर्ट कर, जैसे यानी कोई चीज़ उस पर डाल दिया गया, यानी अब ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट। भाई EORI और इसमें नॉर्मल पेरिस था, उसके बाद आपने एक नया जीन इसमें डाल दिया, नया जीन डालने के कारण अब क्या होगा, यहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये जब जीन इनएक्टिव हो गया यानी ये जो रिकॉम्बिनेंट तरह से देखा जाए तो आपका जीन का जो एक्सप्रेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो ये दिखेगा कैसे, वाइट। फिर समझते हैं, देखो जैसे यहाँ पर जो जीन लगा हुआ है, तो जीन लगा हुआ है यहाँ पे देखो जैसा गैलेक्टोसाइडेस, ऐसे ही यहाँ पर एक होता है जीन आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जब जीन रहता है तो ये ब्रेक करता है, एक प्रकार का जेल सब्सटेंस है जो आपका बनाता है एक इनसॉल्युबल ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाता है, तो पूरी कॉलोनी ब्लू दिखाई देती है। फिर समझिए हमने क्या कहा, यहाँ पे एंजाइम है ना, देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं, दिखा दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम दिया हुआ। जब तक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगा ये प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट टूटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा ब्लू कलर। कैसे बन जाएगा, ब्लू कलर।
ब्लू कलर, लेकिन जैसे यहाँ पे जीन आपने डाल दिया तो ये इनएक्टिव हो गया, और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो ब्लू कलर नहीं दिखेगा, और जब ब्लू कलर नहीं दिखेगा तो बाबा कैसे दिखेगा, वाइट कलर। कैसे दिखेगा, वाइट कलर दिखेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, दैट इज द गुड आंसर। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आसान से लगा दे, नहीं कॉन्सेप्ट जान पाए तो नहीं लगा पाएंगे। तो हमने इसमें क्या बताया बेसिकली कि बी ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, वो तोड़ता है और ब्लू कलर कॉलोनी बनती है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे जीन ऐड किया वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, यानी बीटा जो ग्लैक्टोसाइडेज वो काम करना बंद कर दिया, तो जो ब्लू कलर कॉलोनी में तो कन्वर्ट हो गई वाइट कलर कॉलोनी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा दुलारा है ये। और इसके बाद जो है यहाँ पर दिया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय इली लिली। इली लिली का नाम सुनते ही याद आया, इन्होंने बनाया था ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमलिन कहा गया। और उन्होंने एक नया ऐड बनाया हुआ, नया सिस्टम ना, जो RDNA टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन इंसुलिन, वो आपका रिकॉन्सुलिन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो इली लिली ने यूज़ किया था वो कौन सा ऑर्गेनिक था, वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट, फेज। इली लिलिन जो किया वो था बैक्टीरिया। क्या था वो, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। क्या नाम था, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसको उन्होंने बनाया था डबल स्टैंडर्ड DNA, और उन्होंने पूरा स्टैंड बनाया था इंसुलिन का, जिससे इंसुलिन आराम से मिल जाए। क्लियर है। तो जाने के क्या रहा बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, ई कोलाई। ठीक है। और उस इंसुलिन को हम बोलते हैं ह्यूमोलिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमोलिन। और बाद में RDNA टेक्नोलॉजी बनाएगा, उसको बोलते हैं रिकॉन्सुलिन। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कठिन भी होते हैं। आ गया तो आसान, नहीं आया तो कठिन है। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रहते हैं, उसको आप कभी गलती से छोड़िएगा नहीं। ठीक है। तो आप तभी क्वेश्चन क्वालिफाई कर पाएंगे कोई भी एग्ज़ाम, जब पहले सिंपल क्वेश्चन पर पकड़ो, फिर अच्छे पे फाइट हो। पता लगा आप सिंपल क्वेश्चन पर ही रुक जा रहे हैं तो फिर फाइट कहाँ कर पाएंगे। इसलिए सिंपल क्वेश्चन को आपको 100% सही करना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, सिर्फ बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए इतना गजब गजब क्वेश्चन बनाया हुआ है ये नालायक, कि बच्चे बेचारे परेशान हो गए होंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पे दिया हुआ यस जी दिया हुआ है, और एक जी पर एक अलग सा, इसको अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो जी देखो यहाँ ग्रुप, देखो ग्रुप थोड़ा बड़ा कर दिए गए हैं। तो यहाँ देखो एक यस जी और एक यस जी पर हैच लगा हुआ, बाद में यस मिल गए और जी जा कर के यस हैच वाले में ऐड हो गए। और जी क्या है, तो कोई ग्रुप है, साथ साथ दिया हुआ है जी अ ग्रुप ऑफ अदर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफरेज। क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेज। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपली आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चे क्वेश्चन ऐसा बनाए कि आदमी घबरा जाए क्या है ये एक्चुअली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 117 आ गए। अब हम लोग चलते हैं, आपका जो क्वेश्चन है ये आ गया 7/18। वेरी गुड। अब देखो यहाँ आप दिया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ये दे दिया था क्लास 11 दे दिया कि फाइंड द स्टेटमेंट दैट नॉट करेक्ट द रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट डाइकाट। तो थोड़ा सा हम लोग अंतर समझेंगे, डाइकाट और मोनोकॉट में क्या क्या डिफरेंस अगर हम जान लें तो क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक हो गया मोनोकॉट और एक हो गया आपका डाइकाट। ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट डाइकाट कुछ चीज़ें हमको जाननी ही चाहिए। जैसे मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल होगा वो स्कैटर्ड होगा, और डाइकॉट में उसमें रिंग बना होगा, रिंग शेप। और पिथ जो होगा इसमें लेस होगा, इसमें मोर होगा। और इसमें जो वैस्कुलर बंडल होगा मोनोकॉट में वो क्लोज होगा, और इसमें कैसे होगा, ओपन होगा। क्लोज का मतलब होता है कि कैम्बियम रिंग एब्सेंट, और ओपन मतलब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अब बात फंसी है यहाँ पे, एक होता है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस दोनों में होगा। अब हाइपोडर्मिस भी दोनों होगा, लेकिन हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस ले करके दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका मोनोकॉट है तो मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस होगा वो होगा आपका स्क्लेरल काइमेटस, और डाइकॉट का हाइपोडर्मिस है वो आपका होगा कोलन काइमेटस।
और इसी पर क्वेश्चन उठा दिया है। तो इसलिए ध्यान से आप डायग्राम पढ़िए, डायग्राम सब बनाया करिए, बिना बनाए हुए डायग्राम, क्योंकि मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी इज जस्ट लाइक फ्यूजिबल विदाउट अ डायग्राम। इसलिए डायग्राम जरूर बना कर पढ़ा करें। डायग्राम जो बना वो समझ लिया होगा, वो आराम से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि क्या करेक्ट नहीं, तो लिखा है इन मोनोकॉट में दिया कि हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस दिया तो इसमें पहले आपने पकड़ लिया कि पैरेन्काइमेटस नहीं है, स्क्लेरोकाइमेटस होता है, इसलिए ये बाकी सब सही है। वेस्टरमंडल आर स्कैटर्ड, पहले बताया कि मोनोकॉट में स्कैटर्ड होता है, और क्लोज ये भी हमने बताया क्लोज भी होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये एब्सेंट है, ठीक है। बाकी सब सही, एक गलत है आपका, हाइपोडर्मिस इज आपका पैरेन्काइमेटस, ठीक है। आइए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हमने बताया ना, पहले पूछा था आपका टेल्डोफाइटा के बारे में, अब पूछ लिए ब्रायोफाइटा के बारे में। क्रम है, क्रम आपको लगाते चलिए, क्रम आप लगाते चले जाएंगे तो आराम से लग जाएगा। देखो फिर अब इसमें ढूंढो कि क्या क्रम हो सकता है, क्या क्रम हो सकता है। देखो दिया हुआ है, पहले पढ़ो। फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोआइट विथ एग, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन दिया है, प्रोट्रूड हैप्लॉइड स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रोजोआइट। अब देखो ध्यान से, पहले गैमेटोफाइट कब बनेगा, ध्यान रखिएगा, पहले हमारा काम होगा क्या कि अटैचमेंट बी, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम पहला का। जब गैमेटोफाइट अटैच हो जाएगा, जगह टिक जाएगा, तब वहाँ पर आप क्या बनने लगेगा कि एंथीडिया और आर्चिगोनिया, एंथीडिया और आर्चिगोनिया में दिया ना, तो उसके बाद क्या होता था, रिलीज होता था, तो रिलीज होगा एंथ्रोजोआइट, वो दिया हुआ है, तो बी के बाद आपका ई हो गया। अब क्या होगा, रिलीज हो गया तो फ्यूजन भी होगा, जाहिर सी बात हो, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन भी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। जब फ्यूजन हो जाएगा तो आपका बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट बन जाएगा, और जब फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट बन जाएगा तो रिडक्शन डिवीजन होगा और बन जाएगा आपका हैप्लॉइड स्पोर। तो BEADC देखो पहले दिया आपका दिया हुआ है, देख लो कौन सा क्रम दिया हुआ है जिसमें BEADC, ये हमको लगता है आपका, ध्यान देखो BEADC ये तीसरा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखो कि कैसे होगा, बाकी बच्चे कौन कैसे, अरे भैया पहले गैमेटोफाइट आएगा, फिर इसमें एंथीडिया आर्चिगोनियम बनेगा, फिर रिलीज ऑफ एंथ्रोजोआइट इनटू द वाटर हो जाएगा, और जब वाटर हो जाएगा तो जाहिर बात है फर्टाइजेशन होगा, जब फर्टाइजेशन होगा जाहिर बात है स्पोरोफाइट बनेगा, जब स्पोरोफाइट बनेगा रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन होगा तो स्पोर रिलीज होगा। ध्यान रखिएगा, है आसान चीज़ है, समझ बूझ के करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। आइए तो चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखो अब यहाँ पर भी अच्छी चीज़ दिया हुआ है, इसको ध्यान समझो। दिया कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसरस इंटरनल ऑर्गन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि काफ़ी अंदर तक ये लोग चेक करते हैं। फिर दिया हुआ कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल, गदान हम इसको सभी जानते हैं कि कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर सेल के लिए, तो नॉन कैंसर के लिए हो नहीं सकता, तो ये लाइन गलत हो गई, ठीक है। फिर अल्फा इंटरफेरॉन और एक्टिवेट टू एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम हेल्प टू डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, देखो ये भी जो कि कैंसर रिलेटेड है, इसलिए आपका ये भी सही है और ये भी सही है। फिर कह रहा कीमोथेरेपी ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, नहीं ये भी सही नहीं है। और कह रहे हैं इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट इज डिक्रीज, गलत, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें सिर्फ दो ही सही, ए और सी, जो कि लास्ट ऑप्शन है ए और सी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारा क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से समझ के सॉल्व कर लिया। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमसे लगातार आशीर्वाद लेते रहिएगा, जिससे आपको देखें कि नीट कितना भी टफ दे दें आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम हर बार आपको लिख देते हैं, इस बार भी लिख दे रहे हैं। आप जो क्वेश्चन करिए, लगाइए, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछते रहा करिए, ठीक है, क्योंकि पूछेंगे समझेंगे। 9693947334
ठीक है, इसमें हम लगातार मिलेंगे, बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आप लगाइए, कोई कन्फ्यूजन आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।